हमारे सलमान भाई, उनको तो हम सब जानते हैं भैया। तुम लोग तो ऑटोग्राफ के लिए भी पागल होते होगे, लेकिन तुम लोगों को ना काफ़ी चीज़ें अपनी फेवरेट सेलेब के बारे में पता नहीं होती हैं, क्योंकि वो तो तुम्हें सिर्फ अच्छा ही दिखती है ना। सल्लू भाई जो आज यहाँ पर इस मुकाम पर बैठे हैं ना, इनका एक बहुत ही करीबी आदमी भी हुआ करता था, रविंद्र पाटिल। 2002 में हिट एंड रन केस जब हुआ था तो उसका वन ऑफ द मेन प्राइम विटनेस था रविंद्र पाटिल, बॉडीगार्ड था सलमान भाई का। सल्लू भाई तो यहाँ पहुँच गए, और रविंद्र पाटिल के साथ क्या हुआ, क्या किया बाय द वे इन लोगों ने, पूरी की पूरी स्टोरी बताता हूँ। रविंद्र पाटिल कौन थे? रविंद्र पाटिल महाराष्ट्र पुलिस में एक ट्रस्टेड कांस्टेबल थे। उनका काम था वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एंड 2002 में उनको सलमान खान का बॉडीगार्ड बनाया गया था। जब 2002 में हिट एंड रन केस हुआ था ना सलमान खान का, तो उस टाइम सलमान खान के साथ ये भी बैठे हुए थे गाड़ी में, क्योंकि बॉडीगार्ड हैं तो साथ में तो होंगे ही ना। इसीलिए वन ऑफ द मेन प्राइम विटनेस है, इन्होंने सब कुछ देखा था उस केस में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन वही सबसे बड़ा कर्ज बन गया इनका। छब्बीस सितंबर 2002 सलमान भाई JW मैरियट में ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। उसके बाद नशे की हालत में बाहर आए, उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर उठाई, बिना ड्राइवर के खुद ड्राइव करनी चालू कर दी। बट बॉडीगार्ड तो हमेशा साथ रहता है, तो हमारे रविंद्र पाटिल साहब साथ वाली सीट पे बैठ के इनके साथ ही थे। अभी बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे। अब उन्होंने काफ़ी बार टोका भी, क्योंकि रविंद्र पाटिल जो थे वो एक पुलिस ऑफिसर भी थे, तो उन्होंने बहुत बार रोकने की कोशिश भी की कि भैया इतनी रैश ड्राइविंग मत करो। बट सल्लू भाई तो सल्लू भाई हैं कि भाई बॉडीगार्ड है, शांति से बैठा रहे, और नशे की हालत में भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करी। एंड ये करते करते उन्होंने एक बेकरी में अपनी गाड़ी दे मारी, और उस टाइम पे फुटपाथ पे बहुत सारे लोग भी थे, जिसमें से एक की तो डेथ हो गई एंड बाकी 4 लोग घायल हो गए। मेरा पैर पे लगा था, ये पैर टूट गया है, यहाँ से यहाँ तक राड पड़ा हुआ है, सरिया पड़ा हुआ है। उनको 2 दिन की बेल मिली थी, आज फिर बड़ा फैसला है, क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं उम्मीद यही करता हूँ कि उनको सजा होने से ना तो हमारी पैर अच्छा हो जाएगी, और ना हमारी जो जिंदगी है बाकी की, ये मतलब खुशहाल से मतलब गुजरेगी। मैं ये चाहता था कि उन्हें सजा भी ना हो, और हमारी जो बाकी की जिंदगी वो अच्छे से कट जाए। कितनी अजीब चीज़ है भाई कि इसके साथ उल्टा हुआ है। ये गरीब आदमी है, ये जिसने इसके साथ उल्टा किया है ये तक नहीं बोल पा रहा है कि उसको सजा होनी चाहिए। क्या मेरे साथ तो जो हुआ हो गया, क्योंकि इसको पता, इसको सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, गरीब को सिस्टम पे भरोसा होना भी नहीं चाहिए भाई। क्यों होगा, उसे पता कुछ होना ही नहीं है। मेरे भी एक हाथ और टांग गया है, कम से कम मुझे मुआवजा तो मिल जाए उस चीज़ का, क्योंकि इसका तो कुछ पट नहीं पाऊंगा, किसी ने भी नहीं पटना सल्लू का। अब सरकार ने तो 1,80,000 दे दिया इसको, सल्लू भाई ने कुछ भी हेल्प नहीं करी। तुम देख रहे हो गरीब की तो गेम ही बजी हुई है हर जगह से, और अमीर जाए जा रहा ऊपर, और तुम लोग आज भी पीछे भागते हो। फैन 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 फैन। अब आती है 27 सितंबर। 26 सितंबर को रात को सलमान ने वो कांड किया, और उसके बाद अपना ऑटो में बैठ के घर भाग गया। 27 सितंबर को जो हमारे रविंद्र पाटिल साहब थे, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, अपनी गवाही दे दी कि भाई मैंने तो साफ साफ देखा अपनी आंखों से, मैं साथ ही बैठा था, और सलमान ने बहुत ही रैश ड्राइविंग करी, और मैंने बोला भी था कि मत कर मत कर मत कर, बट उसके बावजूद भी उसने मेरी नहीं सुनी। अब ये जो स्टेटमेंट थी ना रविंद्र पाटिल की, इसकी वजह से जो केस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि भैया वो थे पुलिस ऑफिसर, उनकी स्टेटमेंट थी क्रेडिबिलिटी, समझ रहे हो, एक रेपुटेशन होती है, उसके बात में वजन आ जाता है बेसिकली, है ना। एक नशेड़ी की बात में वो वजन नहीं है जो एक पुलिस ऑफिसर की बात में है, तो इसीलिए केस हो गया स्ट्रॉन्ग। बट रविंद्र पाटिल भाई को कहाँ पता था कि सच का साथ दूंगा, इन जैसों के साथ खड़ूंगा तो जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तक मेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि पैसे की दुनिया है। इतने स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने भाई रविंद्र पाटिल ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है भाई पुलिस को। सोचो क्या ही करेज रहा होगा, क्योंकि एक अच्छा आदमी तो अच्छा ही रहता है। उन्होंने देखा कि क्या भाई पैसा तो कुछ भी, एक आदमी की जान चलेगी, रैश ड्राइविंग करी है, तो गिल्ट में नहीं रह सकता था एक अच्छा आदमी। जैसे मैं कभी गिल्ट में नहीं रह सकता, जब मेरे सामने कितना ही बड़ा आदमी हो, कुछ भी गलत है तो गलत है। उन्होंने भी स्टेटमेंट दी, बट ये बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद से उनकी लाइफ हेल होने वाली थी। 2002 से लेके 2006 तक अब जो हरेसमेंट हुआ है ना रविंद्र पाटिल जी का, वी कांट इवन इमेजिन। बार बार उनको समन पे बुलाया गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलाए गए, सलमान भाई और उसकी टीम लगे हुए हैं, बॉलीवुड की लॉबी लगी हुई है उनको हरास करने में, धमकियां आ रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है स्टेटमेंट वापस ले, डेली के डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर बजवाए जा रहे हैं। अब सोचो आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बोला जा रहा है कि उसको बोलो कंप्लेंट वापस ले। अब एक आदमी क्या करेगा? सच के साथ खड़ने की इतनी बुरी सजा मिल रही है उस बेचारे को, तुम सोच के देखो ना। डेली के डेली भाई पुलिस के चौकी के चक्कर काटने में ना गेम बज जाती है। सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? कि भैया पुलिस वालों ने उसका साथ छोड़ दिया, कम से कम अपना सिस्टम तो साथ देता, लेकिन उन लोगों ने भी साथ तो छोड़ दिया और ट्रांसफर ही कर दिया रविंद्र पाटिल की। मतलब अंदर अपना खुद का डिपार्टमेंट यार, वो तक टॉर्चर करने लग गया था रविंद्र पाटिल साहब को। तुम सोच कर देखो, माना चलो उनके पास पैसा था, सल्लू की टीम वगैरह लगी हुई हरास करने पे, लेकिन भैया तुम अपने आप में एक सिस्टम हो भाई पुलिस वाले। जैसे लॉयर्स का अपना सिस्टम होता है, डॉक्टर्स अपना एक इन्वायरमेंट होता है, खड़े हो जाओ अगर तुम, तो तुम किसी को भी हिला सकते हो।
वैसे यहाँ पर अपने सिस्टम को साथ देना चाहिए था भैया, डिपार्टमेंट को साथ देना चाहिए था, लेकिन पैसे के आगे झुक गया भैया पुलिस सिस्टम भी। उन लोगों ने भी रविंद्र पाटिल जी को अंदर ही अंदर इतना कोसना चालू कर दिया, क्योंकि पैसा है ना सल्लू के पास, तो उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि अपने डिपार्टमेंट के लोग तक रविंद्र पाटिल जी के खिलाफ हो गए और ट्रांसफर भी मारा, टॉर्चर भी किया, साथ भी नहीं दिया। अब सोचो वो आदमी कहाँ जाए, फैमिली फ्रेंड सब पे प्रेशर बनाया जा रहा है, डेली के डेली धमकियाँ आ रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर बजाए जा रहे हैं। अब जब ये केस कोर्ट में चल रहा था ना, तो रविंद्र पाटिल साहब क्या वो गायब हो गए। बेसिकली हम सबको पता है कि वो गायब हुए नहीं होंगे, उनको गायब किया गया ताकि वो हेयरिंग वगैरह पे ना पाए, अपनी स्टेटमेंट ना दे पाए। सब ने, पुलिस ने, सब ने उनको भगोड़ा करार कर दिया कि वो तो भगोड़ा आदमी है भाई, भाग गया, हेयरिंग पे नहीं आया, तो सबके सब भगोड़ा ही बोलेंगे ना कि डर के भाग गया। लेकिन हमें मूवीज़ में हम सब ने देखा है कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो पहुँचने नहीं देता पेशी पे, लेकिन उस बेचारे के ऊपर क्या बीती होगी। वो गायब तो हो गया, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो मुंबई की सड़कों पे भीख मांगने लग गया था। क्यों? क्योंकि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो तक मिलने नहीं आ रहे, सबसे उसने नाता ही तोड़ लिया था, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। एंड इनफैक्ट सबसे रविंद्र पाटिल भाई खुद ही इसलिए भी दूर हो गए थे कि मैं ही दूर चला जाऊंगा तो कोई इनको भी टॉर्चर नहीं करेगा मेरे थ्रू कि हाँ भाई इसको बोलो कि स्टेटमेंट वापस ले। तो उनकी हालत इतनी बदतर हो गई एक ऐसे कांस्टेबल की जिसने सल्लू भाई के साथ उठे होंगे, बैठे होंगे, खाया होगा, अपना पर्सनल बॉडीगार्ड था, और अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पैसा जेब में 1 रुपया नहीं है, बीमारी लग गई थी ट्यूबरक्लोसिस, एक बॉडीगार्ड आदमी की हालत तुम अभी फोटो देख ही सकते हो, ऐसी हो गई थी। अब आता है 2007, एक आदमी मुंबई के फुटपाथ पर मिलता है, बिल्कुल सूखा हुआ, हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बीमार हो रखा था, खून निकल रहा था मुंह से, फुटपाथ पर, पहचान में नहीं आ रहा था वो कौन था। वो था रविंद्र पाटिल। पाटिल साहब का एक दोस्त था सुशांत सावंत, तो वो पाटिल साहब को लेकर गया सिवेरी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में, एंड देन वहाँ उनका इलाज चला। बीमार थे, ट्यूबरक्लोसिस था, एंड देन वहाँ पर अपनी डेथ से 2 दिन पहले उन्होंने जो अपने आखिरी वर्ड्स बोले थे अपने दोस्त को, वो क्या थे? आई स्टूड बाय माई स्टेटमेंट टिल द एंड, बट माई डिपार्टमेंट डिड नॉट स्टैंड बाय मी। आई वॉन्ट माई जॉब बैक, I want to survive. I want to meet the police commissioner once. Were his last words. ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है भाई, ये रियल आदमियों की स्टोरी है। इससे पहले मैंने चंपा विश्वास जी के ऊपर बनाया था, उनकी स्टोरी देखना तुम जाकर। वो खुद एक IPS थे भाई, डिपार्टमेंट के लोग थे, नेताओं के अंडर क्या बुरा हाल हुआ उनका। तो ये जो पावरफुल लोग हैं ना, क्या गेम बजाते हैं। अब तुम सोचो ना, रविंद्र पाटिल साहब की डेथ कैसी हुई, एंड कैसा हुआ कि एक आदमी एंड तक अपनी स्टेटमेंट पर खड़ा रहा, लेकिन ना सिस्टम ने साथ दिया ना अपने डिपार्टमेंट ने साथ दिया। और जो आदमी है सलमान भाई, वो आज भी मजे मार रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, और तुम लोग आज भी फैन बने पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। इससे डिस्टर्बिंग क्या हो सकता है? हमारे भारत में ऐसा ही है, पैसे से तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो। उस आदमी के साथ क्या ही हुआ यार, वो बॉडीगार्ड था भाई। इनफैक्ट जो रविंद्र पाटिल के दोस्त थे सुशांत सावंत, उन्होंने पुलिस को बताया कि रविंद्र पाटिल बहुत अच्छा दोस्त था, इतना बढ़िया था कि वो मेरे को सलमान भाई से मिलवाने भी लेकर गया था। अब ऑफ कोर्स दोस्त ने तो बोला होगा सुशांत ने कि यार मेरे को मिलवाना अपने, तो सलमान भाई का बॉडीगार्ड है, तो यार कितना खुशी खुशी उन्होंने मिलवाया होगा। लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा यार रविंद्र पाटिल साहब ने कि मैं जिनकी बॉडी को गार्ड कर रहा हूँ, जिनके हाथ उठा बैठा सब कुछ, इनकी वजह से मेरी लाइफ यहाँ पहुँच जाएगी, हेल हो जाएगी, ख़त्म। पहले भीख भीख मांगनी पड़ी, ख़त्म हो गए, एंड तक जस्टिस नहीं मिला, एंड देन गेम ओवर। अब तुम लोग बताओ कि रविंद्र पाटिल के साथ जो हुआ वो एक था या क्या था, वो बीमारी के थ्रू मरे? आई थिंक ये तो प्रॉपर एक हुआ ना यार। किसी को इतना हरास किया तुम लोगों ने, इतना प्रेशर डाला, उसको गायब ही कर दिया समाज से, लाइफ हेल बना दी। एंड हमारे जो सल्लू भैया वो जेल तो गए थे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। मीडिया ने भी इस चीज़ को ज़्यादा कवर नहीं किया भैया, कौन रविंद्र पाटिल कब आया कब गया, क्यों? क्योंकि एक सुपरस्टार का जो केस है दबा दिया। कंक्लूजन, सलमान भाई आज भी हमारे एक सुपरस्टार हैं, लेकिन रविंद्र पाटिल कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, किसी को कुछ नहीं पता लगा। हमारे सिस्टम ने एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को तो खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक सुपरस्टार को, सेलिब्रिटी को बचाने के लिए। मतलब सोच कर देखो कि सच बोलने वाले को इतनी पनिशमेंट मिल रही है भाई, उसको इतना तंग किया जा रहा है, तो कोई क्यों सच बोलेगा इस देश के अंदर? तो जैसे बॉलीवुड वाले एंटरटेन करते हैं पब्लिक को, वैसे यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ना एक कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि पहले के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वाले थे, उनका स्टेटस, उनकी मूवीज, उनकी कंट्रोवर्सी, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है यूट्यूबर्स की, क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से, जिससे एक रियल कनेक्शन बनता है। और ये जो यूट्यूबर का और ऑडियंस का कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो डायरेक्ट बन रहा है, ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बीच में PR एजेंसीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई फेक इमेज नहीं बनाई जा रही है, कोई ये पेपराजीज को बोलकर ऐसे फेक फोटोशूट्स वगैरह कुछ भी नहीं है भैया। जो यूट्यूबर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है ऑडियंस के साथ,
वहीं जो बॉलीवुड वाले हैं, स्टार्स हैं, उनों के लिए तो ये पीआर एजेंसी, मीडिया हाउस, ये सब पेड होता है। तुम्हें पता ही है, अभी एल्विश भी बोल बोल के थक गया। अभी तुमने देखा होगा बिग बॉस में सबको बताता रजत दलाल नहीं जीतना है, क्योंकि अगर बात वोटिंग किया तो उसी को जीतना था, वन साइडेड कर दिया था। पर मीटअप करना इज राइट टू गेट हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाएं, हमारे मर्जी। बड़ी पर्सनालिटी शो नहीं है फिर। अब तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बस वाले खत्म लोग भी कर। बैठे रहेंगे ना अंदर, तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना, क्यों बुलाते हैं फिर, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। खुला बोल रहा है यार। बट वही है, पेड मीडिया था, सब कुछ था, शो अपने हाथ में है, तो इन सब की वजह से उसको बाहर निकाल दिया और करणवीर जीत गया। करणवीर बहुत अच्छा खेल रहा था, नो डाउट। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कौन जीते कौन आ रहे, मैं नहीं देखता बिग बॉस। बट हाँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कि पेड मीडिया वगैरह होता है ना। देखो पहले के टाइम पे ना, हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही दिखते थे हम सबको, है ना। तुम्हें, मुझे, हम अपने बचपन में जाएं तो क्यों, क्योंकि जो टीवी वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, शोज़ में हर जगह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही दिखा रहे हैं, और कोई था भी तो नहीं देखने लायक, तो सबके सब सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही एडमायर किया करते थे। लेकिन फिर सीन में एंट्री हो जाती है अब यूट्यूबर्स की। जैसे मैंने बताया, यूट्यूबर्स ने फाड़ कर क्यों रख दिया, बॉलीवुड वाले क्यों डरे हुए, क्यों, क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है ऑडियंस से। हमारे बीच में कोई है ही नहीं, कोई पीआर वीआर, कोई फेक इमेज, कुछ भी नहीं है। जैसे हम कैमरे का मैं इधर हूँ वैसा उधर हूँ, कोई ऑडियंस जब बाहर मिलती है उन्हें भी पता सेम टू सेम वैसा ही है, क्यों, क्योंकि बॉलीवुड की ना एक ओवर द टॉप पर्सनैलिटी दिखती है, वहीं जो यूट्यूबर है वो सेम टू सेम है। तो इसीलिए जो पब्लिक है, ऑडियंस है, हम लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं यूट्यूबर्स एज कम्पेयर टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, जिसकी वजह से उनकी फटी हुई है कि भैया इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा कैसे है। तुम्हें पता है, अगर कोई भी यूट्यूबर बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ भी बोलने लगता है तो उसका जो कंटेंट है, या तो स्ट्राइक लग जाती है उसके कंटेंट पे, वीडियो को हटा दिया जाता है, या तो जो फिर बॉलीवुड वालों की जो पीआर एजेंसीज है, मशीनरी है, वो डिफेम करना चालू कर देती है उस यूट्यूबर को। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का। तुम्हें पता होगा कैरी मिनाटी ने जब बजा कर रख दी थी टिकटॉकर्स की, तो जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ कैसे था, कैरी मिनाटी ने जब फाइनल वीडियो बनाया, जिसके बाद टिकटॉक ही बैन हो गया भारत के अंदर, है ना। बट इस सीन में जो बॉलीवुड वाले थे उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया था टिकटॉकर्स को। एंड क्या बोला था इन सब ने मिलकर, ये बोला कि भैया हरेसमेंट हुआ है, ये बंदे ने तो हरेस कर दिया है, कोई कैसे बोल सकता है किसी को ऐसा वैसा। तुम्हें, मुझे, हम सबको पता है भाई, हरेसमेंट कुछ नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी थी कि एक बंदा, एक यूट्यूब क्रिएटर, उसका इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है कि भाई इसने टिकटॉक ऐप ही उड़वा दी। तुम समझ रहे हो, ये था असली माजरा। इसीलिए तो फटी पड़ी है उनकी कि यार एक हम हैं स्टार्स, लेकिन ये साला क्रिएटर होने के बावजूद इसने ऐसा घमासान गेम बजाई कि एक ऐप ही हटवा दिया। क्यों, क्योंकि भैया यूट्यूबर्स का अब ज़्यादा कनेक्शन है ऑडियंस के साथ एज कम्पेयर टू बॉलीवुड स्टार्स। सारे के सारे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रियल कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के साथ। तो तुम्हें वक्त के साथ बदलना तो पड़ता ही है। तो जब वो टिकटॉक ऐप उड़ा ना भाई, तो फट के हाथ में आ गई सारे के सारे बॉलीवुड वालों की, सबकी, कि भाई इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं होना चाहिए, वो भी किसी क्रिएटर के पास से, तो हमसे ऊपर निकल गया। आज के टाइम पे प्योर एग्जांपल है एल्विश, जिस भी शो के अंदर जा रहा है प्रॉपर, अगर पब्लिक वोटिंग ही है हर जगह, वन साइडेड जीतता है, वन साइडेड भाई। तुम अगर बिग बॉस भी जाकर देखोगे तो वहां पर भी वो अनिल कपूर एक एपिसोड में बोल रहा था कि एल्विश अपने फैंस को बोला ऐसा क्या अंधा तुम सपोर्ट करना है। एल्विश कह रहा है भाई मेरे फैन है, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। अभी वाले में भी रजत दलाल को भी यही बोले जा रहे कि तू अपने दम पर जीतना। एल्विश को बोल बाहर मीटअप क्यों करवा रहा है, अपने फैंस को बोल कि भैया मेरे को जो पसंद करता है तो वोट करो, ये एल्विश के दम पर। अरे इनसे बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है कि अगर ये वोटिंग सिस्टम पर आ जाती है बात, ऑडियंस पर बात आ जाती है, तो यूट्यूबर वन साइडेड कर रहे हैं गेम, तो इसीलिए फटी पड़ी है उनकी। बट इन लोगों को ये बात पता है कि अगर पैसा कमाना है, आफ्टर ऑल सारा का सारा गेम पैसे का ही है। बॉलीवुड वाले OTT पर बुला भी तो यूट्यूबर्स को ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर व्यूअरशिप चाहिए तो यूट्यूबर से ज़्यादा दूर रह नहीं सकते, उनको बुलाना पड़ेगा। OTT सारा चला ही फुकरे और एल्विश की वजह से था, समझ रहे हो। तो अब धीरे धीरे ये बुलाएंगे यूट्यूबर्स को, उनके बिना इनका घर तो चलना नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बॉलीवुड वर्सेस फिल्म रिव्यूअर्स। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई मूवी आई तो पेड क्रिटिक्स उस फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे। अभी बॉलीवुड वाले यही करते थे पहले, कोई मूवी चल रही है तो कोई पेड क्रिटिक पकड़ा हुआ है, वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस क्या बन रहा है और जा रही है, देख रही है इस। अब क्या होता है, अब हमारे पास मूवी रिव्यूज चैनल कितने बन गए यूट्यूब के ऊपर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हमें भी कोई मूवी देखने जाना होता है तो उससे पहले अपन यूट्यूब पर लिखते हैं, उस मूवी का रिव्यू देखते हैं। अब डायरेक्ट यूट्यूबर जब बताता है तो अब यूट्यूबर तो पेड नहीं है ना भाई, वो तो सच बताएगा उसको कैसी लगी है, ऑडियंस को पता लग जाता मूवी, तो वो नहीं जाती देखने। वहीं बॉलीवुड की यहाँ पे इस बात से भी फट गई, कह रहे हैं भाई साहब इनको कैसे खरीदे। पहले के टाइम पे तो खरीद लेते थे भैया, अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि पेड क्रिटिक दे रहे हैं, पेड रिव्यूज़ दे रहे हैं भाई, जो बॉलीवुड वालों ने पैसा दिया वो वैसा बता रहे मूवी के बारे में।
यूट्यूबर्स थोड़ी बोलेंगे वैसा। तो यहाँ इसीलिए चिड़े पड़े हैं इस चीज़ से भी कि यार ये तो सही को सही गलत को गलत बता दे रहे हो और ऑडियंस मानेगी भी क्यों, क्योंकि भैया पर्सनल टच। बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि पीआर कंट्रोल का जो ज़माना था वो ख़त्म हो रहा है। उन लोगों के हाथ से चीज़ें जा रही हैं, कंट्रोल जा रहा है जब से यूट्यूबर्स आए हैं। सिंपल एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो मूवी एक्टर्स हैं अब वो सारे के सारे तुम्हें यूट्यूब पर दिख जाएंगे, तुम्हें इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे। वो क्रिएटर्स को रिप्लेस करने की सोच रहे हो। जब उन्होंने देख लिया कि यार बहुत ही ज़्यादा हाइप है भाई, अब सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये लोग का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि कैरी मिनाटी ने भाई ऐप डिलीट करवाने तक की हिम्मत रख ली। मीटअप्स पे आजकल यूट्यूबर्स के लाखों की भीड़ आती है, एक्टर को कोई पहचान नहीं रहा है। अब बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं भाई उन्होंने सोचा हमें भी आना पड़ेगा। अब सारे के सारे तुम्हें रील्स बनाते हुए दिख जाएंगे, सारे के सारे तुम्हें फराह खान ले लो, तुम कृति सेनन ले लो, कोई भी ले लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, हर जगह दिख जाएंगे तुम्हें ये सब। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है कि ये रिप्लेस कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता है? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनों का जो कंटेंट है ना वो फेक दिखता है। अब क्रिएटर बनना आसान नहीं है, कैमरे के आगे बोलना आसान नहीं है, एक्टिंग आती है इन लोगों को, नेचुरल रहना थोड़ी आता है। क्योंकि क्रिएटर्स के अंदर तो बात होती है भाई, वो तो कैमरे के आगे 24-24 घंटे बैठे रहते हैं। गेमर लगा हुआ है गेम खेलने पे, रूस्टर लगा हुआ है भैंस के यहाँ, किसी का भी अच्छा फाड़ देता है रिसर्च करके। ये टैलेंट इनके अंदर नहीं है, ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नेचुरल नहीं दिख पा रहे हैं। तो ऑडियंस तभी भी इनके साथ वो रिलेट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए यूट्यूबर ही है और ये नहीं कर पा रहे रिप्लेस। बॉलीवुड की इनसिक्योरिटी तो देखो बनेगी क्योंकि अब जो यूट्यूबर्स है ना वो इस जनरेशन की, नई जनरेशन के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। यूट्यूबर्स सलमान, शाहरुख, आमिर ये थे, पहले थे ऋतिक जॉन, अब यूट्यूबर्स बन चुके हैं इस नई जनरेशन के सुपरस्टार। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, इनको देखना चाहते हैं लोग। एक 500 करोड़ की कोई फिल्म आती है ना उसके लिए इतने एक्साइटेड नहीं है जितना ही 5 लाख व्यूज वाली वीडियो होती है उसको देखने के लिए हो जाते हैं। अपने फेवरेट क्रिएटर की वीडियो का वेट करते हैं। अब तुम देखो ना कितना बड़ा चेंज है। किसी मूवी को बनाने में 100 करोड़ लग रहा है, नहीं जा रहे, फ्लॉप हो जा रही है। वहीं ऑडियंस कोई 1 से 1.5 लाख व्यूज़ वाली वीडियो को देखकर भी खुश हो जाती है। तुम्हारे कितने क्रिएटर्स हैं? अब आधे ज़्यादा को मैं पसंद हूँ तो मेरी वीडियो देखकर तुम खुश हो, व्यूज़ आ रहे हैं भाई 50-60 हज़ार जितने भी हैं, बट खुश हो। वहीं साला कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर देख रहा है इसकी माँ का, मैं साला 500 करोड़ की मूवी बनाकर बैठा हूँ, ये दल्ला बंदे तो इसकी वीडियो में खुश हैं। तो यही है ना, अब तुम क्रिकेट की वीडियो का वेट करते हो, भुवन की, कैरी की, सबकी, तो यही चीज़ है, इसीलिए फटी हुई है उनकी। एंड बात सिर्फ एंटरटेनमेंट कैटेगरी में नहीं है, यूट्यूबर्स जो है ना वो अपना ओपिनियन भी अब शेप कर रहे हैं। बेसिकली हर चीज़ के ऊपर ओपिनियन है यूट्यूबर्स का। अब ऑडियंस जुड़ी हुई है, कनेक्ट फील करती है, तो जो यूट्यूबर का ओपिनियन है उसको बहुत तवज्जो मिलती है। अब वो किसी मूवी के बारे में गलत बोल देते हैं तो भैया मूवी ख़त्म। किसी एक्टर के बारे में गलत बोल देते हैं तो उसकी भी गेम बच जाती है। किसी शो के बारे में गलत बोलते हैं उसकी भी गेम बच जाती है। क्यों? क्योंकि अपने कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा ना, अपन पेड नहीं है, इसलिए इनकी फटी हुई है। अब ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यूट्यूबर्स के आने के बाद। फेम यूट्यूबर्स के पास है, ऑडियंस यूट्यूबर्स के पास है, इनके हाथ से चीज़ें जाती नज़र आ रही इनको। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर बॉलीवुड वाले यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जाएंगे, यूट्यूब के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑडियंस से और भी दूर चले जाएंगे। अब एक्टर्स को उनकी सिर्फ और सिर्फ मूवीज से जज नहीं किया जाता, उनकी जो पर्सनल इमेज है, वो सामने से कैसे हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब चीज़ों से भी उनको जज किया जा रहा है। यूट्यूबर्स आज के टाइम के नए स्टार्स हैं तो इनके साथ साथ ही चलना पड़ेगा। अगर इनके अगेंस्ट जाओगे तो ऑडियंस से बहुत दूर चले जाओगे। अगर सर्वाइव करना है तो इनके साथ चलो, और जो कि कर भी रहा है बॉलीवुड, अच्छे से कर रहा है, क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुम्हें बताया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह दिख जाएगा। द रणवीर पॉडकास्ट के अंदर तुम्हें दिख जाएगा, रणवीर इलाहाबादिया की जो पॉडकास्ट है, राज शमानी की, सारे के सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो वहाँ पर अपनी अब मूवीज़ को प्रमोट करने आते हैं। पहले जाते थे मीडिया हाउसेस के पास, जो कि पेड रहता था, उनको पैसे दे दिए, हाँ चल अब अच्छा क्वेश्चंस पूछियो मेरी मूवी के बारे में, इतनी कमाई हो गई है, 500,000 करोड़ कमा लिए हैं, ये सब फेक चीज़ें फैला देते थे। लेकिन अब पता है ना कि उन सब चीज़ों से 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा जो है हाइप है इन पॉडकास्ट की, जो कि क्रिएटर चला रहे हैं, यूट्यूबर्स चला रहे हैं। तो इनों के पास आना पड़ेगा अपनी पिक्चरों को प्रमोट करने। एंड यहाँ पर तो फेक भी नहीं चलती चीज़ें। हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने लेवल की मेरे को नॉलेज नहीं है कि क्या पता रणवीर शो, क्योंकि अब पॉडकास्ट भी तो लोग बुलाए जा रहे हैं, क्या पता कृति सेनन, किसी को भी अगर एक्ट्रेस की मूवी आ रही है उसको बुलाया जा रहा हो शो के ऊपर, तो उसको भी पैसे दिए जा रहे हो, रणवीर को भी, कि हाँ भाई इतने पैसे ले ले और बता दियो कि मूवी अच्छी थी गंदी थी, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बट ये भी एक चीज़ है। बट बात यहाँ पर ये है कि सारे के सारे जो बॉलीवुड वाले हैं वो यूट्यूब पर है। मेरा फाइनल क्वेश्चन है तुम लोगों से, तुम्हें क्या लगता है, क्या यूट्यूबर्स सच में बॉलीवुड को रिप्लेस कर देंगे? क्या यूट्यूबर्स का जो कंटेंट है वो बॉलीवुड वालों से बेहतर है, या बॉलीवुड वाले अभी भी नंबर 1 पर हैं? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाओ क्या सोचते हो तुम। और अगर फर्स्ट टाइम अजीब सा थोड़ा देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तो
बकचोदी भी करता हूँ, ओपिनियन भी देता हूँ, मज़े करता हूँ बस। तो सब्सक्राइब के बटन को फोड़ दो। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।